अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमने अपने बैच 13 के स्टूडेंट के साथ जुनैद वसीम के साथ एक सेशन रखा है, जिन्होंने पीपीएससी एग्ज़ाम में अपने रीजन में टॉप किया है और सिर्फ रिटन में टॉप नहीं किया, बल्कि इंटरव्यू के बाद जो फाइनल मेरिट बना, उसमें टॉप किया है। तो जुनैद, आपको मैं वेलकम कहूँगा और आपका थैंक यू कि आपने टाइम निकाला। तो सबसे पहले जुनैद, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि सबको पता चल जाए आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने सेशन में। थैंक यू सर। अब मैं अपनी इंट्रोडक्शन की तरफ चलता हूँ। मेरा नाम जुनैद वसीम है, ज़िला भक्कर से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से किया है और रिसेंटली उसके बाद मैं पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में एज अ सर्विस सेंटर ऑफिशियल एलोकेट हुआ हूँ और जिसमें मैंने अपने रीजन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। मेरे इंटरव्यू में और रिटन में भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स थे सर। जी ठीक। जुनैद, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने अप्लाई किया, तो अप्लाई कब किया और अप्लाई करने के बाद टेस्ट जो था, वो कितनी देर बाद हुआ? जी सर, ये पोस्ट तो आई थी 2020 में। हमने अप्लाई किया था लेकिन उसके बाद कोविड की वजह से तकरीबन 6 मंथ तक कोई एग्ज़ाम नहीं हो सका था। तो कोविड के दौरान मैंने सर तैयारी भी स्टार्ट की और उसके बाद फिर आपका सेशन भी जॉइन किया। इससे पहले भी मैं पीपीएससी के काफ़ी टेस्ट दे चुका था लेकिन मैं एलोकेट कहीं भी नहीं हुआ था। तो जो आपका सेशन मैंने जॉइन किया सर, इसमें मतलब कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सर जब मैं इस टेस्ट में बैठा था तो मैंने मुश्किल से 35 से 40 मिनट में सर ये टेस्ट अपना अटेम्प्ट कर लिया था। और उसमें मुझे टेस्ट के अंदर ही इतनी श्योरिटी थी कि मुझे लगता था कि किसी का टेस्ट क्लियर हो या ना हो, इंशाल्लाह मेरा टेस्ट क्लियर हो जाएगा। और उसमें सर जो मेरा रिटन का रिजल्ट है, उसमें सर मेरे 74 मार्क्स हैं रिटन में। वेल डन जुनैद, 74 मार्क्स आपने लिए। तो जुनैद, आपने तैयारी किस तरह की थी? क्योंकि जीके जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो आपने तैयारी किस तरह की टेस्ट की? सर पहले तो एक मतलब कि वो बुक बड़ी फेमस है, इम्तियाज शाहिद के पास पेपर जो हैं, पहले मैं वो ही पढ़ता था लेकिन सर उस बुक में मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कि अगर एक न्यू बंदा ही उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करे तो उसको आइडिया नहीं होता, उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जिनके आंसर गलत होते हैं। और सम टाइम्स जब ये बुक मैं पढ़ता था, इसके आंसर्स गलत होने की वजह से काफ़ी टेस्ट में ऐसा हो जाता था कि मैं एक्सपेक्टेशन लगाता था ज़्यादा मार्क्स की और मेरे मार्क्स कम आते थे, क्योंकि सर वो मिस्टेक्स क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद सर जब आपके पास सेशन जॉइन किया, तो उस सेशन में जो चीज़ें हमने डिटेल से देखी तो कॉन्सेप्ट्स मतलब कि खुद ब खुद क्लियर होते गए। और सर जो चीज़ें मतलब कि हमने यहाँ थ्योरेटिकल मोड में पढ़ी हैं, एक स्टोरी मोड में, तो अगर एग्ज़ामिनर कोई क्वेश्चन घुमा-फिरा के भी देता है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि जो एग्ज़ामिनर है वो कौन-सा पॉइंट पूछना चाह रहा है, जो कि लोग घर में मतलब कि अगर रट्टा लगा के पढ़ें, वो इस चीज़ को सर कवर नहीं कर पाते ज़्यादा अच्छे से। अच्छा जुनैद, आपने बताया कि जो मेरा बैच था, बैच 13, वो आपके जी काफ़ी सर। काम आया। तो जुनैद, उसमें एक चीज़ जो है वो मैं पूछना चाह रहा था आपसे, अभी मुझे भूल गई है, अभी मेरे माइंड में आई थी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप क्लास ले लेते थे, क्लास लेने के बाद आप चीज़ों को रिवाइज़ किस तरह करते थे और रिटेन किस तरह रखते थे? टेस्ट तक आपने उन लेक्चर्स को रिटेन किस तरह किया? उसमें सर ये है कि मैं उस वक़्त एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता था, तो बड़ी टफ़ रूटीन थी। फर्स्ट टाइम कॉलेज जाना होता था, सेकंड टाइम आपसे क्लास का सेशन अटेंड करना होता था। तो उसमें सर मेरी यही रूटीन थी कि क्लास के बाद जो-जो चीज़ें आप पढ़ाते थे, उन नोट्स को मैं बना लेता था अपने पास। उसमें से कुछ सर मैंने सॉफ्ट फॉर्म में भी बनाए हैं और कुछ हार्ड फॉर्म में भी बनाए हैं।
तो उनको मैं एक बार ओवरव्यू कर लेता था और उसके बाद जब आपकी क्लास होती थी, क्लास के आने से पहले तकरीबन 1 घंटा पहले मैं उन चीज़ों को रिव्यू करता था। उन चीज़ों को रिव्यू करता था, मेमोराइज़ करता था, उसके साथ-साथ अगर मेरे पास पेपर भी पड़ता था, तो उसमें से ऑटोमैटिक जो-जो चीज़ें हमने सेशन में पी हैं, वो ऑटोमैटिक क्लियर होती जाती थी। और मतलब कि जो सेशन में सर हमने पढ़ी हैं चीज़ें, अगर इसी सेशन की चीज़ें हम अच्छे से तैयार कर लें और उसके बाद अब कोई भी पास पेपर उठा लें, तो सर इज़िली 70 टू 80 मार्क्स उसमें से आ जाते हैं इज़िली। बाकी इंग्लिश और मैथमेटिक्स से सर उसकी तो मतलब कि एक अलग ही चीज़ है, वो तो मतलब कि ट्रिक्स वगैरह से करने की आती हैं। लेकिन अगर जीके की अगर बात करूँ, वो तो तकरीबन सर 70 टू 80% जो चीज़ें हैं, वो उस सेशन से कवर हो जाती हैं सर। वैसे आपके सेशन को तो मैथ जो है वो बहुत तक करवाता रहा था, क्योंकि उसमें सीएसएस, एमपीटी वाले भी थे। तो जुनैद, अगर किसी जिस तरह आप भी बिगिनर थे, तो अब काफ़ी लोग जो हैं वो इम्तियाज़ शाहिद को एक कह देते हैं जी इम्तियाज़ शाहिद बड़ी अच्छी है। आपने कहा जी बिगिनर्स के लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है। जब आप बिगिनर थे और आप मतलब आपको क्या टेंशन थी एज़ अ बिगिनर? क्योंकि काफ़ी बिगिनर्स देख रहे हैं, तो क्या परेशानियाँ होती हैं एक बिगिनर को, ताकि जो मेरे पास बिगिनर्स आएँ, मैं फिर उन परेशानियों को दूर कर सकूँ? क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि जो बिगिनर्स सोचते हैं, मैं उनकी पूरी मदद कर सकूँ। उसमें सर सबसे बेसिक बात तो ये है कि जिस डिस्ट्रिक्ट से मेरा ताल्लुक है बक्कर, ये कोई इतना डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं है और सर यहाँ कोई भी इस तरह की एकेडमी नहीं है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाए। अगर बिग सिटीज़ में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको फिर भी किसी न किसी हद तक कोई न कोई डायरेक्शन, कोई न कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जिसमें सर मैं रहता हूँ या और इस तरह के इलाके हैं, वहाँ के सर जो बिगिनर्स होते हैं, उनके पास कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। और मतलब कि अगर वो किसी के पास भी जाएँ इन्फॉर्मेशन लेने तो कुछ लोग होते हैं जो मतलब कि ठीक तरह से गाइड भी नहीं करते। वो बेचारे बच्चे फिर इम्तियाज़ शाहिद की बुक लेके स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें बस वो सिर्फ़ रट्टा ही लगाते हैं, उनके कांसेप्ट क्लियर नहीं होते। फ़र्ज़ करें अगर किसी का टेस्ट क्लियर भी हो जाता है, उनको सिर्फ़ चीज़ों का रट्टा लगा हुआ होता है, लेकिन सर इंटरव्यू में जाके उनके लिए प्रॉब्लम बनता है। क्योंकि इंटरव्यू में वो हर इवेंट की हिस्ट्री पूछते हैं, उसका जो पास्ट से जो ताल्लुक था वो चीज़ें पूछते हैं। तो ऐज़ अ बिगिनर सर मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वो ये आ रहा था कि मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। कभी मैं कोई सा पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देता, 5 मिनट मैंने एक बुक पढ़ी, 5 मिनट एक बुक पढ़ी, तो वो जो कहते हैं ना सर इंटरनल सैटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी। कि कोई इस तरह की हमें एक गाइडलाइन मिल जाए जो हमारा हाथ पकड़ के हमें ट्रैक पर ले जाए। तो सबसे ज़्यादा सर प्रॉब्लम यही होती है बिगिनर्स को कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो कहाँ से स्टार्ट करें। और समटाइम्स जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, हम पता नहीं होता हम कोई इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक उठा लेते हैं कि उसके बाद हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हमने उस टॉपिक को कवर कैसे करना है। लेकिन उसके लिए सर जो आपकी स्ट्रैटेजी है कि आपने सबसे पहले ज्योग्राफ़ी स्टार्ट कराई, वो सर इंतहाई इंटरेस्टिंग और ईज़ी टॉपिक था। उसको जब हमने स्टार्ट किया था, तो सर खुद ब खुद मतलब कि एक इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। उसी सिलसिले में सर मैंने एक मैप भी लिया था, अपने घर में मैप भी लगाया। तो जो-जो चीज़ें आप ज्योग्राफ़ी की पढ़ाते थे, नेक्स्ट डे सर मैं उनको मैप से देखता भी था। तो इस तरह मतलब कि मज़ीद कांसेप्ट क्लियर हो जाते थे हमारे। जुनैद, अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करें कि आपका इंटरव्यू जो है, उसमें कितने लोग थे पैनल के अंदर? पैनल में कितने लोग थे और क्या-क्या क्वेश्चन्स उन्होंने पूछे? जी सर, जो हमारा इंटरव्यू था ये मोस्टली टच करता है आईटी की फ़ील्ड को क्योंकि मेरी डिग्री भी आईटी में थी और जो ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है ये भी सर आईटी से रिलेटेड है। तो उससे पहले सर मैं थोड़ा-सा ये बताता चलूँ कि हमारी जो जॉब है इसके अंदर एक तरह का टाइपिंग टेस्ट भी वो लेते हैं और अक्सर बच्चों को इस चीज़ में बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि वो टाइपिंग टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट को एक चीज़ मान लेते हैं। पहले-पहले सर मुझे भी यही हुआ था कि मैं जब पहले टेस्ट देने गया, मुझे लगा कि खाली टाइपिंग होगी। टाइपिंग करने के बाद सर उन्होंने प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया, जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो टाइपिंग के फ़ौरन बाद होता है। उसमें सर ये होता है कि हमारे पास 45 मिनट्स होते हैं,
और उन 45 मिनट्स में हमारे पास 3 शीट्स होती हैं, वो हमें हार्ड फॉर्म में देते हैं। एक एमएस वर्ड की होती है, एक एमएस एक्सेल की होती है और एक एमएस पावर पॉइंट की होती हैं। तो वो सेम टू सेम हमें बना कर देनी होती हैं। तो अक्सर जो बच्चे हैं, वो इन चीज़ों को सीरियस ही नहीं लेते, उनको लगता है कि एमएस वर्ड में कोई भी चीज़ आएगी, वो बना के दे लेंगे। तो मोस्टली जितने ही बच्चे हैं, वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो हम सर इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, राउंड अबाउट 180 के लगभग लोगों ने सर इसमें क्लियर किया था रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम के बाद सब टाइपिंग प्रोफिशिएंसी होने के बाद ओपन मेरिट की 9 सीटें थी और 1/5 के रेशो के हिसाब से सर उन्होंने 45 बंदों को शॉर्ट लिस्ट किया था। और उसके बाद अगर इंटरव्यू की बात की जाए तो मेरा इंटरव्यू सर 5 जनवरी को हुआ था लाहौर हेड ऑफ़िस में। और जो इंटरव्यू का जो पैनल था, उसके जो चेयरमैन थे सर, वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे मुशर्रत नवाज़ मलिक साहब। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू जिस दिन मेरा था सर, उस दिन हम 17 लोग थे और मेरी सेकंड लास्ट बारी थी। और ये सर मैं आपको बताता चलूँ, मतलब कि जिस बंदे की बारी सेकंड लास्ट होती है, जिसकी लास्ट में आती है, उसके लिए वहाँ बैठना सर एक तरह से बड़ा अज़ियतनाक होता है, क्योंकि लोग रूम में जा रहे होते हैं, बाहर आते हैं तो किसी को पसीने आ रहे हैं, वो अजीब-अजीब से सवाल करते हैं। तो इंसान खुद उसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इंटरव्यू से पहले सर मैंने यही मतलब कि सीखा है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएँ, तो बिल्कुल रिलैक्स होके बैठें, अपने ऊपर आप भरोसा रखें। अगर आप बाकी लोगों के बारे में देखेंगे कि अगर कोई आ रहा है, किसी को पसीने आ रहे हैं, किसी का फेस रेड है, कि उससे जो सवाल पूछे वो आप दोबारा मेमोराइज़ करने पड़ें, तो उससे ये होता है कि जो हमारी तैयारी होती है वो सारी की सारी मिक्स हो जाती है सर। जी, ठीक। जुनैद उसके आपसे ब जी, जी, आप कंटिन्यू करें। जी सर, उसके बाद सर जो मेरा इंटरव्यू हुआ, उसमें 3 लोग थे। एक हमारे चेयरमैन जो रिटायर्ड जनरल थे, ये मुशर्रत नवाज़ मलिक साहब। उसके बाद एक आईटी स्पेशलिस्ट था और सर एक डिपार्टमेंट की तरफ से था जिसको पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने भेजा हुआ था इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले सर मैंने जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो दिया। इंट्रोडक्शन करने के बाद सर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वो पूछते हैं, वो आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल होती है। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में सर उन्होंने मुझसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट भक्कर है, इसको भक्कर क्यों कहते हैं? भक्कर की कौन-सी चीज़ मशहूर है? भक्कर में कौन-सा हिस्टोरिक मतलब कि प्लेस है? तो इस तरह की सर जो सबसे बेसिक चीज़ है, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल है। तकरीबन सर हर इंटरव्यू में डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल को वो लाज़मी टच करते हैं। तो ये क्वेश्चन करने के बाद चेयरमैन साहब ने मुझसे ये पूछा कि आपकी डिग्री अगर 2018 में हुई है, उसके बाद जो ये 3 साल हैं, इसमें आप क्या करते रहे हो? तो इसमें मैंने उन्हें यही बताया सर कि मैं साथ एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और ये भी बताया मैंने कि सर साथ-साथ मतलब कि मैं टेस्ट भी देता जा रहा हूँ और मतलब कि ये मेरा तीसरा रिटन टेस्ट है और मतलब कि मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। तो इस मतलब के आंसर से जो चेयरमैन थे सर, वो काफ़ी सैटिस्फाई हो गए थे। उसके बाद उन्होंने जो आईटी स्पेशलिस्ट थे उनको बोला कि इनसे क्वेश्चन करें। तो उन्होंने सर स्टार्ट में बेसिक क्वेश्चन किए, लेकिन सर जो मैं उनको जवाब देता था नेक्स्ट वो उसी को ही सवाल बना के मुझसे पूछ लेते थे। मतलब कि उन्होंने सबसे पहले मतलब कि मुझसे नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क की टाइप्स क्या हैं? फिर उन्होंने मुझसे कम्युनिकेशंस के बारे में पूछा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेस्ट होती है या माइक्रोवेव बेस्ट होती है? उसमें सर मैंने उनको आर्गुमेंट्स दिए। जब उन्होंने ये सब क्वेश्चन पूछ लिए तो उसके बाद सर उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि हमारी जो कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री है, इसमें सर हमें कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ाई जाती है जिसमें हमारी स्पेशलाइज़ेशन होती है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका जो मतलब कि स्पेशलाइज़ेशन है वो किस लैंग्वेज में है? तो सर मेरी स्पेशलाइज़ेशन सी प्लस प्लस में थी तो मैंने उसको चूज़ किया। तो उसके बाद सर मेरा जितना भी इंटरव्यू है वो सारा उन्होंने सी प्लस प्लस के गिर्द ही पूछा और उसमें उन्होंने सर जो मुझे क्वेश्चन पूछे, राउंड अबाउट सर उन्होंने पूरे सेशन में इंटरव्यू के अंदर मुझसे कोई राउंड अबाउट 30 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें से तकरीबन 28 के मुझे एग्ज़ैक्ट आंसर्स आते थे। तो जब आईटी वाले ने सर मुझसे क्वेश्चन पूछे, फिर लास्ट में उन्होंने डिपार्टमेंट वाले के पास मुझे रेफर कर दिया। तो उन्होंने भी सर कुछ बेसिक आईटी के क्वेश्चन पूछे और डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन पूछी। और सर जो डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन थी वो उसके भी उन्होंने 4-5 सवाल किए और उसके बाद मतलब कि मेरा जो इंटरव्यू था वो एंड हो गया था और बड़े पॉजिटिव वे से सर मुझे जो चेयरमैन साहब थे
उन्होंने सी ऑफ किया और उसके बाद जो डिपार्टमेंट वाले थे सर उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ही मुझे बोल दिया था वेल डन बच्चे। तो इस तरह मतलब कि सर ये सुन के मुझे काफी हद तक उम्मीद हो गई थी कि इंशाल्लाह सर मेरा ये नाम आ जाएगा इसके अंदर। जी ठीक। अच्छा, ऑडियंस आप में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो अपना हैंड रेस करे। आप लोगों में से अगर कोई अपना कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो अपना हैंड रेस करे। अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो काइंडली हैंड रेस करें। अच्छा, एक उसके अलावा क्वेश्चन भी आया है जुनेद। जी सर। सर, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ना आए तो चुप रहें या सॉरी करें? नहीं सर उसमें सॉरी उनको बोल दें तो वो बेहतर है, क्योंकि अगर उनको सॉरी बोलते हैं तो वो इसको नेगेटिव वे में लेके नहीं जाते। अगर हम उनको गलत आंसर बोलें तो सर फिर वो उस आंसर को पकड़ के उसी से रिलेटेड इतने क्वेश्चन करते हैं कि फिर वो सारे इंटरव्यू का बेड़ा गर्क हो जाता है सर। किसी और का भी क्वेश्चन? जी जुनेद, आप कुछ कहने लगे थे। जी सर उसमें सर ये है कि इंटरव्यू में सर एक और चीज़ जो मैंने सीखी है उसमें यह है कि सर जब हम अप्लाई करते हैं तो उस अप्लाई करने के लिए सर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स का अप्लाई करने वाली डेट से पहले प्रिपेयर्ड होना जरूरी है। अब हमारे साथ इंटरव्यू में सर एक लड़का था, उसका डोमिसाइल कुछ डेज बाद बना था तो उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो अक्सर मतलब के बच्चे होते हैं जिनका रिजल्ट नहीं आता, जिनके पास डिप्लोमा नहीं होता, तो वो रेंडमली इसमें अप्लाई कर देते हैं। लेकिन फिर बाद में ये होता है कि सर अगर उनके पास डॉक्यूमेंटेशन जो है उसकी जो डेट है वो जो लास्ट डेट होती है अप्लाई करने की अगर उससे पहले की ना हो तो सर वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और एक और चीज जो मैंने देखी कि सर उन्होंने जो कोविड के जो पैरामीटर्स बनाए हुए थे कि हर बंदे ने मास्क लेकर जाना है, मास्क पहन के जाना है, तो सर इस पे भी उन्होंने काफी ज्यादा मतलब कि अमल किया। अब हमारे साथ इंटरव्यू में सर एक लड़का वो मास्क लगाए बगैर चला गया था, तो चेयरमैन साहब ने उसको रूम से बाहर निकाल दिया था, मतलब कि उसको इंटरव्यू ही देने नहीं दिया था। तो मतलब कि जितने भी ये नए लोग हैं अगर ये अप्लाई करते हैं तो ये सबसे पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखें। और जो जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने लिखी हुई है कि अगर वो कहते हैं कि आपने मास्क वगैरह साथ लेकर जाना है तो ये चीजें सर इनके पास होनी चाहिए और इनको इस पे अमल भी करना चाहिए। जी ठीक है। किसी का कोई और क्वेश्चन? किसी भी स्टूडेंट का कोई और क्वेश्चन? अच्छा जुनेद, एक सवाल आया है, क्या फ्यूचर गोल्स के बारे में पूछा जाता है? सर मुझसे तो नहीं पूछा था फ्यूचर गोल्स के बारे में, लेकिन हमारे साथ एक लड़का था उससे पूछा था, क्योंकि सर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो उससे पूछा था उन्होंने कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप इस चीज़ को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका फ्यूचर में क्या इरादा है। तो उसने मतलब कि उसको रिप्लाई किया था मतलब कि, लेकिन जो चेयरमैन थे उन्होंने उनको उसमें ही बोल दिया था कि मैं आपके आंसर से सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो जो फ्यूचर गोल्स हैं सर वो भी हमें सोच समझ के बोलने चाहिए, ऐसे कि जिससे जो हमारे पास जो चेयरमैन के लोग हैं मतलब कि या पैनल के लोग हैं उन पे सर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, नेगेटिव असर ना आ जाए। अक्सर लोग कह देते हैं कि सर बस मैंने वैसे ये जॉब ज्वाइन करनी है या मुस्तकिल में मैं इसको छोड़ दूंगा, इस तरह के मतलब के अजीबोगरीब जवाब नहीं देने चाहिए। जी ठीक है। तो अरूज गौहर का क्वेश्चन है, इंटरव्यू सारा सब्जेक्ट बेस्ड होता है। अच्छा, इसको मैं बताता चलूं कि इस सवाल को इस सवाल का जवाब मैं बताता चलूं। इस सवाल का जो जवाब है वो ये है कि हर जॉब का जो इंटरव्यू है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आपको जुनेद ने स्टार्टिंग में बताया, ये जो जॉब थी ये कंप्यूटर साइंस और आईटी की जो फील्ड्स हैं उनसे रिलेटेड थी, इसलिए जो इनका इंटरव्यू है वो इसी रिलेटेड था। जो लेक्चरर की सीट होती है
उसमें वो आपके सब्जेक्ट में से भी पूछते हैं, और जो चेयरमैन होता है वो जीके का भी पूछ लेता है, और लेक्चरर के अंदर आपसे एक आध लेक्चर जो है वो भी डिलीवर करवा लेते हैं। तो ये पोस्ट टू पोस्ट वेरी करता है कि आपने किस पोस्ट में अप्लाई किया था, उससे फिर रेलिवेंट जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। जी जुनेद, आप क्या ऐड करेंगे? जी सर, इसमें ये है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, जो चेयरमैन होते हैं पैनल के, सर वो लाजमी करंट अफेयर्स में से कुछ ना कुछ टॉपिक आपसे पूछते हैं। मतलब कि लाजमी वो हिस्ट्री में से या किसी टॉपिक को टच करते हैं। ख़ास तौर पे जो रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं सर, ये जो जंगें वगैरह हुई हैं या हिस्ट्री है, इस चीज़ को लाजमी टच करते हैं। अब मुझसे तो सर उन्होंने इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन जो साथ वाले लोग थे उनसे सर 1965 की वार के बारे में पूछा था कि उस वक्त कौन मतलब कि कमांड कर रहा था, कितने डेज हुई। उसके अलावा मतलब कि समटाइम्स वो हमारी पॉलिटिकल कंडीशन पे भी पूछ लेते हैं। सी पैक के बारे में भी क्वेश्चन किए थे। तो जो चेयरमैन है सर वो लाजमी जीके या करंट अफेयर को लाजमी टच करता है। जी ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में डिग्रीज होना जरूरी है कि रिजल्ट कार्ड भी एक्सेप्ट हो जाता है? नहीं सर, रिजल्ट कार्ड भी एक्सेप्ट हो जाता है। उसमें यह होता है कि जिनके लिए इक्विवेलेंस का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, अगर वो आपके पास ना हो तो उसमें सर जो पैनल है वो टाइम देता है। मतलब कि इंटरव्यू आपको देने देते हैं, इंटरव्यू के वो बाद कहते हैं कि आपके पास 15 डेज हैं। 15 डेज के अंदर आपका जो एचईसी है उससे आपने इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ला के हमें जमा करवा देना है। तो रिजल्ट कार्ड के ऊपर भी सर वो इंटरव्यू देने देते हैं। जी ठीक है। अरूज गोहर, अरूज गोहर, आपने क्या पूछना है? सर मैंने वही पूछा था कि एक तो आपने बता दिया कि उसमें इंटरव्यू के हवाले से, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने भी ऐड किया है कि वो समटाइम लेक्चर भी डिलीवर करवा लेते हैं। तो क्या ये लेक्चर उसी टाइम पे डिलीवर कराते हैं इंटरव्यू की ड्यूरेशन में, या उसके लिए कोई सेपरेट से टाइम स्लॉट देते हैं? जी उसी टाइम, उसी टाइम, Alright, उसी मौके पे वो टॉपिक आपको सही। बताएंगे, और मे भी आपको दो तीन टॉपिक बताएं, या आपको ये कह ओके। दें कि अपनी मर्जी का किसी भी टॉपिक पे लेक्चर दो। हम्म, सही। थैंक यू सर। जी किसी का कोई क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन? इंटरव्यू के हवाले से? अच्छा जुनेद, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू के कितनी देर बाद जो है वो बाकी प्रोसेस क्या होता है? यानी हमें यहाँ तक तो पता है कि इंटरव्यू हो गया, उसके बाद जो एकेडमिक मार्क्स काउंट हुए उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, और उसके बाद के बाकी प्रोसेस क्या होता है? उसमें ये होता है कि सब जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, तो जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उससे पहले वो हमारे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। उसमें सर जो फी चालान है वो भी साथ लेके जाना पड़ता है। अक्सर मतलब कि बच्चे होते हैं वो फीस जमा करवा के चालान साइड पे कर देते हैं, तो अगर चालान ना हो तो सर वो बाद में प्रॉब्लम बनाते हैं। इंटरव्यू के टाइम हमारे पास ओरिजिनल फी चालान का होना भी ज़रूरी है। उसके बाद सर वो खुद वहाँ उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करते हैं हमारे रिजल्ट को। तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं सब बच्चों से और उनको बिठा देते हैं। और उसके बाद जिस बंदे का इंटरव्यू होता है, ऑटोमेटिक जब वो रूम में जाता है तो पहले उसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ मौजूद होते हैं। तो जब जाते हैं इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देकर बाहर आ जाते हैं, तो वहाँ पीपीएससी का एक बंदा होता है, वो डॉक्यूमेंट्स वापस कर देता है। उसके बाद ये है कि सर मतलब कि मैंने जो अप्लाई किया था इसमें जो बीएससी बेस पे किया था, तो इसमें सर हमारे जो मार्क्स हैं वो मैट्रिक, एफए और बीएससी लेवल तक काउंट होते हैं। अगर हम एमएससी लेवल तक जाएँगे तो डेफिनिटली सर उसमें एमएससी लेवल तक काउंट होंगे। तो उसमें ये है सर कि एकेडमिक जो मार्क्स हैं उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है रिटन एग्ज़ाम से और मतलब कि जो इंटरव्यू है, क्योंकि सर इंटरव्यू के भी हमारे पास 100 मार्क्स होते हैं और जो एक ये है एकेडमिक, इसके जस्ट 40 मार्क्स हैं।
उसके अलावा अगर देखा जाए टेस्ट है तो उसके भी तकरीबन सर 60 मार्क्स बनते हैं। तो अक्सर मतलब कि बच्चे थोड़ा-सा परेशान होते हैं कि हमारी सेकंड डे में हम क्या करेंगे, पता नहीं हमारी जॉब होगी या नहीं होगी। तो जो पीपीएससी है सर वो हमारा जो एकेडमिक है इसके ऊपर इतना फ़ोकस नहीं करता, वो असल फ़ोकस ये करता है कि हमारे इंटरव्यू में कितने मार्क्स हैं और रिटन एग्ज़ाम में कितने मार्क्स हैं। इट मीन्स दैट कि अगर किसी मार्क्स में किसी के रिटन एग्ज़ाम में 70 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, तो उसके सर काफ़ी हद तक चांसेज़ होते हैं कि उसकी एलोकेशन हो जाएगी। जी, उसके बाद लिस्ट लग गई। आपने देखा कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि सर रिज़ल्ट आ जाता है वेबसाइट पे, उसके बाद सर जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो हमारे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं। मतलब कि मेरा रिजल्ट आया था उसके बाद जो हमारा सारा डेटा था वो उन्होंने सेंड कर दिया था पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को। उसके बाद जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है वो खुद अपने कैंडिडेट को अप्रोच करती है। उनकी सर सबसे पहले मुझे ईमेल आई थी। ईमेल के अंदर सर एक एक्सेप्टेंस फॉर्म होता है। उस एक्सेप्टेंस फॉर्म का ये मतलब होता है कि हमने ये जॉब जॉइन करनी है या नहीं करनी। उसके लिए सर वो हमें 1 वीक का टाइम देते हैं। जब हम एक्सेप्टेंस फॉर्म फिल करके उन्हें भेज देते हैं तो मतलब कि उसके बाद फिर वो अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप एक्सेप्शन फॉर्म्स नहीं भेजते फिल करके, तो उसका वो मतलब ये लेते हैं कि आपने ये जॉब जॉइन नहीं करनी। उसके बाद जब एक्सेप्टेंस फॉर्म हमने दिया सर, तो उसके बाद सर उन्होंने हमें मेडिकल के लिए बुलाया। मेडिकल के लिए सर हमें सर्विसेज़ हॉस्पिटल लाहौर में हमारा मेडिकल हुआ। वहाँ सर हमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने पड़े। हमने वहाँ अपना मेडिकल करवाया। मेडिकल की जो रिपोर्ट मिलती है वो और जो हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो और उनकी कॉपीज़ लेके हमें जाना पड़ा हेड ऑफ़िस में। वहाँ जब हम हेड ऑफ़िस गए तो वहाँ सर हमने उनको अपना मेडिकल जमा करवाया और जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी कॉपीज़ वग़ैरह जमा करवाई। तो समटाइम्स सर वो वहाँ भी आपसे प्रायोरिटी माँग लेते हैं कि आपने कहाँ जॉइन करना है और समटाइम्स सर वो खुद आपको आपके डोमिसाइल बेस पे आपके डिज़ायर्ड लोकेशन पे भेज देते हैं। तो उसमें सर मेरा मेरिट नंबर 1 था। तो उसमें सर मैंने अपने ही सिटी को चूज़ किया और उसका मुझे ये एडवांटेज हुआ है कि सर जो ऑफ़िस है, वो मेरे घर से जस्ट तकरीबन 400 या 500 मीटर के फासले पर है। अगर मैं वहाँ पैदल भी जाना चाहूँ, तो मुझे 1 से डेढ़ मिनट लगता है। तो उसमें ये होता है कि अगर हम मेरिट में ऊपर आ जाते हैं, तो वो पहले हमें प्रायोरिटी देते हैं कि आपने कौन-सा सेंटर जॉइन करना है। उसके बाद मतलब कि जो रिमेनिंग होते हैं, फिर उनसे पूछा जाता है। जी, ठीक। अच्छा, जो मेडिकल है ना, वो हर पोस्ट का होगा। हर पोस्ट का मेडिकल होता है। मेरी कल बात हुई थी साद नईम से, तो साद नईम जो थे, वो कल मेडिकल करवा रहे थे। मेरी कल उनसे बात हुई है, तो वो कल मेडिकल देने गए थे। तो लेक्चरर के भी पोस्ट का मेडिकल होता है। ये कोई आर्मी वाला मेडिकल नहीं है कि वो कपड़े उतरवा देंगे। इतना कोई खतरनाक मेडिकल नहीं है। जुनैद, कैसा मेडिकल होता है? सर मेडिकल इंतहाई बेसिक होता है, उसमें आप वाली बात ठीक है कि आर्मी वाला मेडिकल नहीं होता। उसमें सर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले लेते हैं हमारा ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल लेने के बाद सर उसके बाद हमें एक रूम में भेज देते हैं, तरतीब से सर रूम है सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में। तो जो नेक्स्ट रूम है सर वहाँ 2 टेस्ट होते हैं। एक हमारी आई साइट का होता है और एक होता है कलर ब्लाइंड का। तो वो लोग क्लियर करते हैं मतलब कि सामने सर उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ होता है, वो एक ख़ास डिस्टेंस पे खड़ा करते हैं और उसमें सर वहाँ अल्फ़ाबेट्स वग़ैरह लिखे हुए होते हैं, वो उनके बारे में पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्या है? वहाँ एक बंदा होता है वो अपनी मर्ज़ी से आपको बता रहा होता है कि आपने इस अल्फ़ाबेट को बताना है, इस अल्फ़ाबेट को बताना है। फिर जब हम वो क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद सर कलर ब्लाइंड का एक टेस्ट होता है। कलर ब्लाइंड के टेस्ट में सर उनके पास एक बुक होती है और उस बुक के अंदर सर पिक्चर्स होती हैं और जो सर्कल्स वगैरह बने हुए होते हैं, वहाँ उनको सर फिगर आउट करना होता है, उनको बताना होता है कि किस सर्कल के अंदर कौन-सा डिजिट है। उसके बाद सर आखिर में वो हमारी हाइट मेज़र करते हैं, वेट करते हैं और उसके बाद लास्ट में सर एक्स-रे के लिए हमें अलग रूम में भिजवा देते हैं। तो वो एक्स-रे भी इंतहाई बेसिक ही होता है। मुझे तो लगता है कि सर फ़ॉर्मेलिटी है
उसके बाद सर जब हम एक्सरे करवा देते हैं तो वो हमें एक स्लिप बना के देते हैं। उस स्लिप पे वो लिख देते हैं कि आपने 1 दिन के बाद आना है, 2 दिन के बाद आना है। हमें सर उन्होंने 3 दिन के बाद का बोला था, तो फिर 3 दिन बाद हम गए तो उन्होंने सर हमें हमारी मेडिकल रिपोर्ट दी और फिर वो मेडिकल रिपोर्ट लेके ही सर हमने पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी वालों को जमा कराई थी। जी ठीक है, थैंक यू सो मच जुनेद, आपने टाइम निकाला, हमें टाइम दिया, तो बहुत सी चीज़ें जो है मुझे भी पता चली और बाकी लोगों को भी पता चली। मैं यूट्यूब के ऊपर पर भी अभी अपलोड करूँगा, तो बाकी स्टूडेंट्स जो अभी नहीं हैं वो भी देखेंगे, उन्हें भी पता चलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया होता। अब मैंने भी अप्लाई नहीं किया किसी वन पेपर में, तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि इंटरव्यू के बाद क्या होता है। ठीक है, मेडिकल तो मैंने दिया ही कोई नहीं, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मेडिकल क्या होता है। तो आज मुझे पता चला कि मेडिकल किस तरह होता है। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, कि आपने हमारे नॉलेज में इजाफा किया। वेलकम सर। और लास्ट में सर मैं एक और बात भी करना चाहूँगा। उसमें ये है सर कि जो सेशन मैंने आपके पास जॉइन किया, अगर ये स्टूडेंट सर सीरियस होके इस सेशन को ले लें तो सर ये किसी भी टेस्ट में मार नहीं खाएँगे। अभी रिसेंटली सर मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी का टेस्ट भी दिया है। तो उसमें भी सर जिस तरह मैथ की आपने बात की, वो की आई की मैंने चेक की, तो सर मैथ में भी सर मेरे 20 में से 18 ठीक हैं, जबकि मतलब कि मेरा मैथ का बैकग्राउंड नहीं है। उसमें सर जीके पूछा हुआ था, करंट अफेयर पूछा हुआ था। तो मतलब कि सर जॉब के बाद मतलब कि मैं तैयारी में थोड़ा-सा अनटच हो गया था। उसके बावजूद सर मैंने जो टेस्ट दिया है, सर असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी के टेस्ट में सर मेरे 70 मार्क्स बनते हैं। इसमें सर मतलब कि शायद मेरी अपनी थोड़ी-सी कोताही है कि अगर मैं चीज़ों को मेमोराइज़ करता, तो मैं ईज़िली सर 75-80 तक चला जाता। तो मतलब कि वही जो चीज़ें सर आपने सेशन में हमें पढ़ाई थी, तो मतलब कि सर वो अभी तक मेरे काम आ रही हैं। तो मैं भी जितने भी सुनने वाले हैं उनको यही कहूँगा कि इस सेशन को अगर दिल से ले लें, इसकी दिल से तैयारी करें, तो सर आगे ये किसी टेस्ट में मार नहीं खाएँगे। और उसमें सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो एज होती है सर, मैं भी इस एज से गुज़रा हूँ सर। इस वक़्त बच्चों को एहसास नहीं होता, टाइम वेस्ट करते हैं सेशन जॉइन करने के बाद, कभी 1 दिन क्लास ली, 1 दिन नहीं ली। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ हमारी एज भी गुज़रती जाती है और जो एग्ज़ाम्स वग़ैरह हैं, इसमें कॉम्पिटिशन भी ऑटोमैटिक इंक्रीज़ होता रहता है। तो अगर ये सीरियस होके सर सेशन ले लें, इन चीज़ों को कर लें, अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करें, तो सर यही नोट्स, यही चीज़ें सारी ज़िंदगी इनके काम आनी है। क्योंकि सर फिर इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ा-सा करंट अफ़ेयर के ऊपर एफ़र्ट करनी होगी। बाकी जो हमारा स्टैटिक जीके है, जिस तरह के हिस्ट्री की चीज़ें हैं, जियोग्राफ़ी है, तकरीबन वो चीज़ें सेम ही रहती हैं और ये चीज़ें कभी चेंज नहीं होती, जिसका इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा सर। जी ठीक है, थैंक यू जुनेद। अच्छा, गूगल लाइसियम का बैच 15 जो है वो स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से, और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगला बैच जो है वो अगले साल ही होगा। इस साल का ये आखिरी बैच है, और मैं ज़्यादा बैचेस पढ़ाता भी नहीं हूँ। जुनेद को पता होगा कि सितंबर में 21 सितंबर को या 22 सितंबर को इनका बैच स्टार्ट हुआ था और फरवरी तक वो गया था, और उस दौरान मैंने कोई और बैच शुरू भी नहीं था किया। ये है जी बैच 15 की डेमो क्लास, ठीक है। तो बैच 15 आप लोग, बेशक डेट खत्म हो गई है, जो अभी क्लास ले रहे हैं वो 3000 में ये 2 माह का जो सेशन है वो कंप्लीट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और ये डेमो क्लास और कंप्लीट डिटेल्स हैं बैच 15 की। गूगल लाइसिम का यूट्यूब चैनल देखें, और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर आप किसी भी वीडियो के ऊपर क्लिक करें, और उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। मैं आपको वैसे व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ कि व्हाट्सएप नंबर क्या है। 0300 0300 4219263। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज करें। बैच 15 की डिटेल्स मैं आपको सेंड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच जुनेद,
आपने अपना टाइम निकाला। थैंक वेलकम यू सो सर। मच। वेलकम सर। ओके। अच्छा जी, आज के सेशन को मैं एंड करता हूँ और ये वीडियो मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-421-9263 और मेरा नाम उसामा रियाज है और मैं गूगल लाइसियम का फाउंडर एंड CEO हूँ। और गूगल लाइसियम जो है एक ऑनलाइन एकेडमी है जहाँ पे CSS के, PMS के, FPSC के, PPSC के सेशंस करवाए जाते हैं डिफरेंट जॉब्स की तैयारी के लिए। और जो बैच 15 है इसके अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं ये आपको हर तरह की गवर्नमेंट जॉब का ओवरऑल, हर तरह की गवर्नमेंट जॉब के लिए ओवरऑल आपकी तैयारी करवाएगा। ठीक है, इसमें ये नहीं होगा कि एक जॉब की तैयारी कर लो, दूसरी जॉब आई है तो उसका अलहदा सेशन ज्वाइन करो। ठीक है, तो इसमें जो कंटेंट्स हैं वो तमाम पढ़ाए जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, इस नंबर पे मैसेज करें, कंटेंट्स की मैं लिस्ट आपको भेजता हूँ। कंटेंट्स की लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा। ये वीडियो है, इसमें मैंने डेमो भी दिया हुआ है और इस चैनल के ऊपर बहुत सी डेमो क्लासेस अवेलेबल है। इस चैनल के ऊपर बहुत सी मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं और जो लोग इंग्लिश के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो गूगल लाइसियम के यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पे जाओ। इंग्लिश की ये वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, इंग्लिश की ये वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। ठीक है, इस वीडियो से आप लोग FPSC का जो इंग्लिश का पोर्शन है वो तैयार कर सकते हो। इन वीडियो से FPSC का जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो आप लोग तैयार कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए आपको पता चल जाए, क्योंकि हम लोग वीडियोस मिस भी कर देते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो कोई भी मिस नहीं करनी, सारी वीडियोस आपके काम की हैं। ठीक है, ओके जी। अगर किसी का कोई और सवाल नहीं है तो फिर मैं इजाजत चाहता हूँ और आज के सेशन को मैं एंड करता हूँ। तो 0300-421-9263 व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपने कॉन्टेक्ट करना है, राब्ता करना है आपने इस नंबर के ऊपर। ओके, अल्लाह हाफिज।